स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है और इसके डोमेन के अंदर में लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूस जो प्रेशर है उसको क्रिएट किया गया और आप देखिए कि एक ही डिमांड वहाँ पे रखा गया कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो रिज़ाइन करें, क्योंकि उनके टेन्योर के दौरान में लार्जर नंबर ऑफ पेपर लीक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो आप देखिए कि उनका ये जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे रिज़ाइन है वो किया है। क्या स्टूडेंट्स, जब भी एक सिंगल मिनिस्टर के द्वारा रिज़ाइन किया जाता है तो गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ये किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक अलायंस का गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म है। अलायंस का गवर्नमेंट है, स्टेबल है। मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नमेंट का जो स्टेटस है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता है। पर जो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट हुआ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके द्वारा रिजाइन यहाँ पे किया जाए तो आप देखिए कि फिर से जो नया कैबिनेट है उसका फॉर्मेशन होगा। कम्प्लीटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजोल्व होता है प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन के समय में। मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो स्टेटस है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता है। हमारे जो प्रेजेंट समय में प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके टेन्योर के दौरान में क्या फर्स्ट टाइम किसी मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन है वो किया गया है? आप देखिए कि 2018 के समय में लार्जर नंबर ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट है वो नहीं हुआ था, बट 2018 के समय में जब मी टू मूवमेंट है वो इंडिया के अंदर में एंटर करता है। मी टू मूवमेंट क्या है कि वुमेन्स के द्वारा कभी भी पब्लिक लाइफ के अंदर में किसी तरीके का हरेसमेंट उनके द्वारा अगर फेस किया गया था तो उनके द्वारा आप देखिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना वो हरेसमेंट है उसको वो रिवील किया करते थे। तो उस दौरान में एक मिनिस्टर हुआ करते थे MG अकबर, और MG अकबर हैं जो अर्लियर फेज में आप देखिए कि जर्नलिस्ट हैं वो हुआ करते थे, तो उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो उन्होंने उस दौरान में रिजाइन किया था 2018 के समय में, बट उस दौरान में लार्जर नंबर ऑफ प्रोटेस्ट है वो नहीं हुआ था। अब मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो यहाँ पे क्या शो करता है, क्यों होना ज़रूरी है? एक तो आप देखिए कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए ज़रूरी है। हमारे जो फॉर्मर यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब, जो कि लेटर फेज में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। आप देखिए कि जब रेलवे के मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने एक एक्सीडेंट के बाद में रिजाइन किया था। इस ये जो एग्जाम्पल है उसको आप यूज कर सकते हो एथिक्स के अंदर में, या कहीं आंसर राइटिंग के अंदर में अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। और पहले भी मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है जब जब पब्लिक ने उनके जो डिसीजन हैं, उनके जो एक्शन हैं, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है, तो मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन किए हैं हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अब यहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो डिसीजन है वो लिया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कोशिश यही है कि जो चीटिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो एंटी चीटिंग जो लॉज हैं उनको आप देखिए कि स्ट्रेंथन है वो किया जा सके, जो चीटिंग है वो ना हो सके एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में। 2024 के समय एक लॉ है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया था। जो लॉ है उसका नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 का वो एक्ट है। अब उसी एक्ट को आप देखिए कि अमेंड करते हुए नया बिल है वो यहाँ पे प्रपोज किया गया है, और मंडे के जो डे रहेगा उस दिन हाउस के अंदर में ये बिल है इसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। बिल का अल्टीमेट पर्पज़ किस तरीके से रहेगा, कैसे वो एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में जो चीटिंग है उसको ये यहाँ पे रिड्यूस है वो करेगा। एक तो आप देखिए कि स्पीडी बेसिस के ऊपर में यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो सके, अगर कहीं पे भी पेपर लीक होता है, जो भी पर्सन उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीडी बेसिस के ऊपर में कैरी आउट किया जाए। तो 2 मंथ का जो इन्वेस्टिगेशन का जो डेडलाइन है वो बताया गया है नए बिल के अंदर में। 2 मंथ्स का डेडलाइन है, किसके रिगार्डिंग में है? ये इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेनल्टीज़ हैं कि जो पर्सन इसके अंदर में आप देखिए कि जिनके अगेंस्ट में क्राइम है वो यहाँ पे प्रूव होगा, तो उनका जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज होगा। पनिशमेंट के साथ में जो फ़ाइन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। और फाइन तो आप देखिए कि 10 करोड़ के आसपास यहाँ पे मेंशन है। फिर आप देखिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा कि जिससे कि स्पीडी बेसिस के ऊपर में जो रिजल्ट है वो एग्जिस्टेंस में आ सके। स्पेशल टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया जाएगा कि जो कि यहाँ पे पेपर लीक के जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डील कर सके। और जो ट्रायल हैं, इस केस के जो ट्रायल हैं वो डे बाय डे बेसिस के ऊपर में कंडक्ट होंगे। 3 मंथ का यहाँ पे समय बताया गया है चार्जशीट के रिगार्डिंग में।
और जो अपील करने का समय है उसमें भी जो लिमिटेशन लाया गया कि इतने समय के अंदर में ही आप हायर जो जुडिशरी है उसको अपील है वो कर सकते हो। तो ये जो बेसिक जो प्रोविजंस हैं जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस 2026 का जो बिल है उसके यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि हाउस के अंदर में प्रपोज होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना अपना जो वे है उसके थ्रू आप देखेगी जो लो का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन करने का कोशिश है वो किया गया है। अर्लियर फेज में हमने रीड किया था कि एनटीए नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ ऑफिशियल हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक्शंस हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उस नीट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में इन्वॉल्व थे, उनका जो वर्क था उस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। महाराष्ट्र के वहाँ पे जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करता है उसका जो पेपर लीक हुआ था उसके जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको अरेस्ट किया गया है बिहार के वहाँ से। तो ये महाराष्ट्र का एक पेपर लीक है उसके बारे में मेंशन है। आज के न्यूज़पेपर में 2-3 न्यूज़ हैं यहाँ पे पेपर लीक से रिलेटेड कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर में भी हुआ करते हैं। और आप देखिए कि जब भी कंट्री को यहाँ पे फेयर वे के अंदर में अगर रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करना है तो पेपर लीक का जो इशू है उसको लार्जर वे में डील करना होगा। कोई भी एक कॉमन सिविलियन पर्सन है उसके पास में आप देखिए कि एजुकेशन ही वो यहाँ पे टूल है कि वो बेटर एजुकेशन को गेन करे, कंटिन्यूस हार्डवर्क को करे, उन एग्ज़ाम्स के अंदर में अगर ये फेयर वे में कंडक्ट होते हैं तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको गेन कर सके, अपना जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके। और किसी भी कॉमन सिविलियन पर्सन का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसके अंदर में आप देखिए कि जो कॉन्फिडेंस है उसको ये इंक्रीज करते हैं कि जो फेयर यहाँ पे प्रोसेस है, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसके रिगार्डिंग में, बट आप इंटरव्यू प्रोसेस को अगर आप देखोगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में तो आप देखिए कि रैंडम बेसिस के ऊपर में जो बोर्ड्स हैं वो वहाँ पे अलोकेट किए जाते हैं। बोर्ड्स जो नंबर अलोकेशन के रिगार्डिंग में एक डिबेट आपको सोशल मीडिया के ऊपर में मिलेगा कि इस कैटेगरी से जो पर्सन बिलोंग करता है उसको इसने इतने मार्क्स हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर में दिए हैं। बट आप देखिए कि जो बोर्ड का जो अलोकेशन है, बोर्ड का अलोकेशन आपको कम्प्लीटली रैंडम बेसिस के वहाँ पे हुआ करता है। इवन आपको आपके इंटरव्यू के 15 मिनट्स या हाफ आवर से पहले जो आपको बोर्ड है वो भी यहाँ पे नहीं पता होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रीड करें वो है स्टूडेंट्स लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा एक जो चिनार नाम से जो बुक फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया है। और ईरान के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं, फॉर्मर सुप्रीम लीडर कौन है, अयोत्या अली जो खामनई हैं, उनका आप देखिए कि जब टेन्योर था, जब ईरान के अंदर में शाह का रूल हुआ करता था तो शाह के रेजीम के समय में जब वो प्रिजन के अंदर में हुआ करते थे, उनका जो प्रिजन का जो डायरी है उसका बुक का नाम है सेल नंबर 14। सेल नंबर 14 क्या यूपीएससी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। 2016 में आप देखिए कि रामाजुना नाम से जो पर्सन हमारे हुआ करते थे, रामाजुना जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, बियॉन्ड द इन्फिनिटी नाम से उनका एक जो सीरीज है वो रिलीज हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर में। और आप देखिए कि उनका एक बुक है वो भी उस समय न्यूज़ में था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। 2024 के पेपर के अंदर में यूपीएससी ने हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनका एक बुक है कि इंडियाज़ वे के रिगार्डिंग में कि इंडिया का जो वे है वो किस तरीके से है, फॉरेन पॉलिसी में कैसे डील करना है, तो उनका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे 24 के पेपर में आ गया था कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो काफ़ी बार कुछ फैक्चुअल आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। वैसे एंशियंट और मेडिवल का जो हिस्ट्री का जो बुक्स हैं, जैसे कि जो बुद्ध चरित्रा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अशुघोषा का जो राइटिंग है वो यहाँ पे क्या है, फिर आप देखिए कि और जो डिफरेंट डिफरेंट हैं कि कवि राजमार्ग है वो किसने लिखा है, कौन वहाँ पे जो राजा था उसका लिटरेचर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ऐसे क्वेश्चन है वो यूपीएससी आपसे पूछता है। अब आप देखिए ये कहाँ पे फेमस हुआ है, ये जो खामनई का जो बुक है, जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, जो श्रीनगर है, वहाँ पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ और लार्जर वे में इस बुक को ख़रीदा गया है, लोग वहाँ पे पढ़े हैं। अब देखिए कि मुस्लिम जो रिलीजन है उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको जब हम देखते हैं तो बेसिकली उनको लार्जर वे में 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिया और सुन्नी के बेसिस के ऊपर में। जो जो यहाँ पे ईरान है वो सिया के रूप से एग्जिस्ट करता है कि सिया वहाँ पे कम्युनिटी का डोमिनेशन है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिया लोग हैं उन्होंने ही इस बुक को ख़रीदा है, इवन जो सुन्नीज हैं जो सऊदी में ज़्यादा रहा करते हैं, सऊदी आप देखिए डोमिनेटेड कंट्री है सुन्नीज का, तो बेसिकली वहाँ पे भी जो सभी जो बोथ सेक्ट हैं उनके लोगों ने इस बुक को परचेज है वो किया है।
अब एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से आपको तो एक तो ये जानकारी होना चाहिए, क्या श्रीनगर हमारा लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर में यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क आया करता है उसके पार्ट में इसको हम काउंट करते हैं क्या। तो आप देखिए कि लिटरेचर के अंदर में जो यहाँ पे कोझिकोड नाम का एक सिटी है केरल के, वहाँ पे वो लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज है। ओनली वही सिटी है इंडिया का जो लिटरेचर सेक्टर में रिकॉग्नाइज हुआ है। श्रीनगर जो जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है यूनेस्को का उसमें रिकॉग्नाइज है। वहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से, जिसमें जयपुर भी है, जयपुर का जो एरिया है वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ही है। और रिसेंटली लखनऊ इसमें इंक्लूड हुआ है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। और वो आप देखिए कि गैस्ट्रोनोमी जो फूड आइटम्स हुआ करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से वो इंक्लूड है, वो किया गया। यूएस के द्वारा जो 10% टैरिफ यहाँ पे इम्पोज करने के लिए कहा गया है कि परमानेंट जो टैरिफ है 10% जो यहाँ पे इम्पोज होगा 60 कंट्रीज़ के ऊपर में, वो 60 कंट्री जो फोर्स लेबर को कैरी आउट करते हैं यूएस के साथ में, वो ट्रेड को किया करते हैं। तो हमारी कंट्री के ऊपर में जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जो 10% का टैरिफ अप्लाई होगा, ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में अप्लाई नहीं होगा। हमारा जो 45% एक्सपोर्ट जाया करता है वो इससे अफेक्ट है, वो नहीं होगा। वो यूएस के लिए जो हमारा 45% एक्सपोर्ट है उसको कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। आप देखिए कि जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर वैसे जब यूएस ने हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में लार्जर टैरिफ को जब लगाया था 50% को, तो उस दौरान में आप देखिए कि टेक्सटाइल का वो सेक्टर है जिसको लार्जर वे में इम्पैक्ट है वो हुआ था। जिसमें तमिलनाडु के वहाँ पे जो तिरुपुर का एरिया है, तिरुपुर आप देखिए कि जहाँ पे टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, उसको इम्पैक्ट हुआ था। और लास्ट ईयर इसी समय में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश हुआ करती थी। अब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में तो जो कोटा बेस्ड जो सिस्टम है कि कोटा का जो सिस्टम है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करे, वो ब्रॉड हो सके, ऐसा हमारा अथॉरिटीज़ का यूएस के साथ में डिस्कशन है। स्टील का जो एरिया है, एल्यूमिनियम का एरिया है, ऑटो पार्ट्स का एरिया है, वो इस सेक्टर के अंदर में कवर नहीं होते हैं। और जो 55% का एरिया है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। 10% का जो टैरिफ है वो इसके ऊपर में अप्लाई है, वो रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, नेक्स्ट न्यूज़ है आप देखिए कि यहाँ पे तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है उसके डोमेन के अंदर में, तो जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट है उसको देखते हुए आप देखिए उन्होंने एक बोला है कि वो एक बिल को लेके आएंगे, सेंटर को रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन को जो कंटेस्ट करना है, एमएलए का इलेक्शन अगर आपको कंटेस्ट करना है, एमपी का इलेक्शन अगर आपको कंटेस्ट करना है, तो आपको डेट जो मिनिमम एज है वो कितना होना चाहिए, 25 आपका यहाँ पे मिनिमम एज है वो होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स है अगर आपको राज्यसभा का एमपी बनना है तो कितना मिनिमम एज होना चाहिए, 30 आपका मिनिमम एज है वो होना चाहिए राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में। और स्टेट्स के अंदर में जो एमएलसी अगर आपको बनना है, एमएलसी अगर आपको बनना है तो भी आपका जो एज है वो 30 होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो कोई मिनिमम एज है क्या, सुप्रीम कोर्ट जज का कोई मिनिमम एज हुआ करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। और क्या वहाँ पे कोई मिनिमम एज नहीं डिसाइड है, ओनली वहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं वो बताए गए हैं, क्या इस तरीके से है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि बिल को लेके आएंगे और लोअर एज करेंगे, 21 का एज किया जाएगा, जिससे कि जेनजी जो लोग हैं वो हाउस एज के अंदर में एंटर कर सकें, वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके। अब ये इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट है, सेंटर के पास में अल्टीमेट पावर हुआ करती है। और आप देखिए कि कभी हमारे यहाँ पे राइट टू वोट है उसका भी जो एज है वो 21 होता था। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको 1989 में जो 21 का एज है उसको रिड्यूस करके 18 ईयर है वो किया गया था। तो एक अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट है वो रहेगा। अभी हम यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके रिजाइन के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट जब भी कोई पर्सन है, जब पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू वो रिजाइन करता है, तो क्या स्टूडेंट्स इसको हम रिकॉल इनिशिएटिव के रूप से काउंट करेंगे क्या। पब्लिक ने आप देखिए रिकॉल किया है अपने डिसीजन को कि ये पर्सन है वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनके द्वारा इस तरीके से जो प्रोटेस्ट किया गया, जो प्रेशराइज किया गया गवर्नमेंट को। तो स्टूडेंट जो रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट आया करता है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो जब भी चाहे रिमूव कर सकते हैं पब्लिक को अगर लगता है। रिकॉल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रेशराइज वे के अंदर में आप इसको काउंट जरूर से कर सकते हो। रिकॉल डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है और हमारे कंट्री में जो एग्जिस्ट करता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक एसडीएम के बारे में है। आप देखिए कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो एसडीएम है वो पोस्टेड है। अब ये पन्ना तो आप देखिए कुछ दिनों पहले हमने केन एंड बेतवा के बारे में इसको रीड किया था। उस दौरान में हम रीड किए थे पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। जो दो डिस्ट्रिक्ट छतरपुर का एरिया, पन्ना का एरिया, वहाँ पे वो एरिया शेयर करता है। और ओनली एरिया है हमारी कंट्री का, इवन एशिया का, जहाँ पे डायमंड है उसको निकाला जाता है। हीरा जो है वो इस एरिया से निकला करता है। अब ये जो पन्ना का जो एरिया है वहाँ पे एसडीएम के द्वारा एक डिलीवरी एजेंट उनके पास में आता है कुछ सामान डिलीवर करने के लिए, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑर्डर किया होगा। और आप देखिए कि डिलीवरी के दौरान में जिस तरीके से पार्सल के अंदर में जो सामान मंगवाया गया था उसमें कुछ मिसिंग था, और जो पार्सल का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली वहाँ पे पैक था, उसमें किसी तरीके से कोई पैकिंग के अंदर में कोई डैमेज है वो नहीं था। तो उन पर्सन के द्वारा थ्रेट किया गया था उनको। आप देखिए अब्यूज़ ऑफ पावर का एक प्रोसेस है, उसको ये शो करता है कि जब वहाँ पे जो आइटम है वो कम्प्लीटली पैक है, उसमें कोई मिसिंग है वो नहीं है। इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे आप जो अपना जो प्रॉब्लम है उसको उसको मेंशन कर सकते हो, अपना जो ग्रीवेंस है वो कैरी आउट कर सकते हो। तो एक डिलीवरी एजेंट है, उसका काम है कि कहीं से जो उनका जो स्टोर है वहाँ से वो उसको उठाते हैं और पर्सन का जो हाउस है उस पर वो डिलीवर किया करते हैं। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो इस तरीके से काम करते हैं। हमेशा आप देखिए कि डिलीवरी एजेंट्स हैं वो इस तरीके से क्लीन भी नहीं होते हैं। काफ़ी बार उनके द्वारा ऐसा जो मिस्टेक्स हैं वो भी किए गए हैं कि कुछ परचेज किया गया, फिर वो कंप्लीट आइटम है वो नहीं आया है। तो अब यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ पावर का जो जो प्रोसेस है उसको ये शो करता है कि उनको जेल में भिजवाने के बारे में कहा गया, उनके अगेंस्ट में एक्शन है वो ले लिए जाएंगे, ये एसडीएम के द्वारा कहा गया है। और कंटिन्यूस डिलीवरी एजेंट उस वीडियो में रिक्वेस्ट करता है कि हम जो है आप जो आप शिकायत है वो दर्ज कर सकते हो इन एक्शंस के रिगार्डिंग में। तो अब्यूज़ ऑफ पावर है, केस स्टडी में कोई क्वेश्चन आपसे हो सकता है एथिक्स के अंदर में इस तरीके से आए कि इस तरीके से आपका जो आप देखिए कि डोमेन के अंदर में कोई एसडीएम पोस्टेड है, आप कलेक्टर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, उसके द्वारा ऐसे जो थ्रेट किया जाता है, अपना पावर का अब्यूज़ किया जाता है, तो उसको आप कैसे डील करोगे। क्या यहाँ पे जो जो एथिकल डिलेमा है वो क्रिएट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ उनको निभाना है बट उसको निभाने के बजाय आप देखिए उनके द्वारा अब्यूज़ जो पावर है वो किया जाए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ड्राई पोर्ट के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ड्राई पोर्ट है वो क्या होते हैं, क्या वेट पोर्ट भी यहाँ पे हुआ करते हैं, क्या ऐसे भी पोर्ट हैं क्या जो जिनको हम वेट के रूप से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इनको हमने ड्राई बोला है। तो स्टूडेंट जो कोस्टल एरिया में जो होते हैं जो पोर्ट एरिया, उनको हम बोला करते हैं वेट पोर्ट के रूप से उनको काउंट करते हैं। बट ड्राई पोर्ट क्या होते हैं, ड्राई पोर्ट वो होते हैं कि इनलैंड एरिया के अंदर में कोई ऐसा एरिया है जो पोर्ट के साथ में कनेक्टेड है और पोर्ट का जो जो सामान है वो वहाँ पे प्रेजेंट है वो हुआ करता है। तो इनलैंड टर्मिनल जो कि डायरेक्टली आप देखिए कि लिंक हुआ करता है सी पोर्ट के साथ में रोड या रेलवे के थ्रू में, उस इनलैंड पोर्टल को यहाँ पे ड्राई पोर्ट है वो बोला करते हैं। दो नए ड्राई पोर्ट सेटअप करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है। एक आंध्र प्रदेश के अंदर में करना है, आंध्र प्रदेश में श्री सिटी नाम से एक प्लेस है। प्लेस का नाम क्या है, श्री सिटी, जो कि पोर्ट से कनेक्टेड होगा। और अब एक तेलंगाना के अंदर में है, चिटियाला नाम का एक जगह है, चिटियाला। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंटली ड्राई पोर्ट को प्रपोज करना था, क्या एक स्टेट में किया जाना है, दो में किया जाना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन में बता दिया जाए ड्राई पोर्ट को डेवलप किया गया है और उसमें क्वेश्चन ये जो स्टेट्स हैं वो मेंशन हो जाएं। तो ऐसे ऐसे आपसे जो काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा अगर आपसे कोई पूछ लिया गया। पहले भी यूपीएससी ने पूछे हैं ऐसे, जो इनलैंड पोर्ट के बारे में, ड्राई पोर्ट के बारे में तो नहीं पूछा, इनलैंड पोर्ट के बारे में पूछा था 2016 के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में है कि जो टी प्लांटेशन है, टी का जो लीव्स हैं उनको कैसे यहाँ पे फैक्ट्रीज तक पहुँचाया जाए। तो मुन्नार का जो एरिया है, जो कि आप देखिए कि हमारे सदर्न पार्ट के अंदर में है मुन्नार का एरिया, वहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनको यूज किया गया है कि जो 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 यहाँ पे फील्ड का एरिया है वहाँ से जो टी लीव्स को लेके फैक्ट्री तक डायरेक्टली पहुँचाया जा सके। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये मेंशन करता है। यूनेस्को का जो हमारा यहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स कितना है, पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं वो 44 पहले तो 40 हुआ करते थे, फिर 40 के बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं
उनके जो फादर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर साहब, उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो टाउनशिप है उसको सेटअप किया गया था, तो उसको एज ए 41 साइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। फिर 42 जो साइट है वो बनता है हमारा जो होयसाल डायनेस्टी है, होयसाला डायनेस्टी, उसके जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, जो मैसूर का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, स्टार शेप के वो हुआ करते हैं। फिर 43rd जो हमारे यहाँ पे जो साइट बनती है वो बनती है स्टूडेंट्स, कौन सा साइट बना था, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं, अहोम एम्पायर जो कि हमारे आसाम के एरिया में एग्जिस्ट करता था, तो उसका जो ब्यूरियल्स हैं जिनको कि मेडोम्स के नाम से जाना करते हैं, तो उनका जो ब्यूरियल प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे 43 साइट बताया गया। 44 साइट बना था हमारा जो मराठा एम्पायर है, उनका जो मिलिट्री लैंडस्केप है, उनके जो अलग अलग फोर्ट्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि अभी हमने मराठा एम्पायर का जैसे एक लोहागढ़ फोर्ट है वो न्यूज़ में था, क्योंकि वो एक जो मैरिज कपल हैं उनके द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो क्राइम कमिट किया गया था वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुआ था लोहागढ़ जो फोर्ट है अभी वहाँ पे। तो वो भी आप देखिए कि ये जो 12 फोर्ट्स आया करते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर में, उसमें ये काउंट होता है। अब यहाँ पे जो 44 साइट है उसको उसको मेंशन किया गया है, वो कौन सा है, सारनाथ, जो कि बनारस के पास में, वाराणसी के पास में सिचुएटेड है, पास में है या उसके इंटरनल एरिया में ही आया करता है। सारनाथ का ये साइट इंडिया में इंक्लूड हुआ, टोटल साइट हो चुके हैं 45। क्या इंडिया के अंदर में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स नहीं हैं। इंडिया आप देखिए कि ग्लोब के अंदर में तो 6th लार्जेस्ट नंबर पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे 6th नंबर के ऊपर में उनके पास में इतना जो साइट्स हैं उनके डोमेन में। और अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में देखें तो एशिया पैसिफिक के अंदर में आप देखिए कि 2nd नंबर के ऊपर में इंडिया है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये रीजन स्पेसिफिक हमने यहाँ पे देखा। अब अगर हम सारनाथ के इम्पोर्टेंस को देखें तो जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, अशोका के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे काफ़ी सारे आप देखिए कि स्तूपाज हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि चौखंडी स्तूपा है वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट किया करता है। तो एक तो होमवर्क ये है 41 साइट आप बताना कि वो कौन सा सेंटर था जो देवेंद्र नाथ टैगोर साहब फिर रविंद्रनाथ टैगोर साहब उसको प्रमोट किए थे, जो कि हमारा हेरिटेज साइट भी है, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी ऑपरेट है वो किया करता है। नेक्स्ट होमवर्क अभी आपको यहाँ पे सारनाथ से रिलेटेड देंगे कि सारनाथ आप देखिए कि किस लिए फेमस है, कि जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति होता है बोध गया के वहाँ पे, तो उन्होंने जब अपना फर्स्ट सेरेमन को कैरी आउट किया था, फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया था वहाँ पे, आप देखिए कि उन्होंने अपने जो जो उनके जो डिसेबल हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको भी वहाँ पे उन्होंने यूनाइट किया था, उनको भी जो 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 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में, जो व्हील है उसका आप देखिए कि जो टर्निंग पॉइंट है उसको भी वहाँ पे काउंट करते हैं, जो उन्होंने सेरेमन को उसको डिलीवर किया। वहाँ पे एक काफ़ी फेमस एक विहारा भी है, उस विहारा के अंदर में आप देखिए कि हमारा जो लोइन कैपिटल है, जो कि हमारा एम्बलम का पार्ट बनता है, जो लोइन कैपिटल है, लोइन कैपिटल जो कि अशोका के समय का है, अशोका के समय का वो एग्जिस्ट करता है। तो जो लोइन कैपिटल है वो एक विहारा वहाँ पे है, मूल गंधाकुट्टी विहारा, मूला गंधी कुटी विहारा, मूल गंधी कुटी विहारा है, वहाँ पे लोइन कैपिटल है वो मिला था। चौखंडी स्तूपा भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये वही स्तूपा है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने जो शिष्य हैं उनको यूनाइट है वो किया था। ये कि चौखंडी स्तूपा के वहाँ पे क्या कोई मुग़ल एम्परर हैं, हुमायूं हैं या कोई अदर मुग़ल एम्परर हैं, वो भी गए थे क्या कभी वहाँ पे उसके विजिट के लिए, ये आप ज़रूर से रीड करना, गूगल करके रीड करना। ये कुछ समय न्यूज़ में भी था, 2-3 ईयर बैक ये जो है चौखंडी स्तूपा है वो न्यूज़ में था। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि जो जो सारनाथ है वहाँ पे इस तरीके का हेरिटेज एग्जिस्ट करता है, बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से लार्जर वे में इम्पोर्टेंट है। हमारा जो लोइन कैपिटल है अशोका का, जो कि एम्बलम का पार्ट बनता है, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये 45 हमारा साइट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डाटा सेंटर्स के बारे में। आप देखिए कि अल्नीनो का समय है, बारिश वैसे ही नहीं है, और डाटा सेंटर्स के बारे में जो वहाँ पे जिस तरीके से वाटर का जो यूज हुआ करता है, वाटर यूज को वो इंक्रीज करेगा, और जो महाराष्ट्र और जेट आंध्र प्रदेश के एरिया में उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। प्रोटेस्ट इस वजह से ही हुआ है वाटर यूज के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी सारे कंसर्न हैं कॉमन सिविलियन पर्सनस को। तो उसके प्रोटेस्ट को ये बताता है कि क्यों लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, क्यों लोग इसको अपोज हैं वो किया करते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जब राइस को आप देखिए उगाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ओपन जो पानी है वो उसमें यूज करते हैं, और ये जो राइस को इस तरीके से उगाया जाता है तो ये मीथेन को भी आप देखिए कि एमिशन किया करता है। कुछ दिनों पहले हमने सिक्किम के बारे में रीड किया था कि सिक्किम के वहाँ पे किस तरीके से डेट जो तीस्ता का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वहाँ पे आप देखिए कि एक रोक एरिया से मीथेन का एक्सपोज हुआ। लीथल तो नहीं है मीथेन, बट इसके द्वारा ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो मीथेन का जो एमिशन का सोर्स है, एक सोर्स आप देखिए कि हमारा जो राइस फील्ड है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक डाटा में ये भी बताया गया कि हमारा जो राइस फील्ड हैं, जो इरीगेटेड राइस फील्ड हैं, वो इतना डेट मीथेन है उसको एमिट करते हैं जितना कंप्लीट जर्मनी है वो नहीं कर पाता है। तो ये मीथेन के सोर्स भी आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है यूपीएससी आपसे जो पैडी फील्ड हैं, जो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड वेस्ट का जो साइट्स हुआ करते हैं, जो हमारा वेस्ट हुआ करता है, जो अर्बन वेस्ट है, तो क्या उसका जो लैंडफिल साइट्स हैं वो भी सोर्स होते हैं, तो वो भी सोर्स हुआ करते हैं। तो ऐसे आपको सोर्सेज पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाए, कुछ सोर्सेज बता दिए जाएं कौन कौन से सोर्स हैं मीथेन के एमिशन के। नेक्स्ट न्यूज़ किसके बारे में है, हमारे जो एनिमल्स हैं वो आप देखिए कि इस तरीके से वो इंटेलिजेंट हुआ करते हैं जब भी उनको कोई इम्पैक्ट होता है। आपने काफ़ी बार आप देखिए कि जो टाइगर जो है, जो लोयन है, जो टाइगर है, उनके द्वारा भी कभी कभी जो ग्रास है उसको यूज किया जाता है। अगर उनको उनके द्वारा कुछ कुछ एक्सेसिव यहाँ पे कंज्यूम कर लिया गया है, वो बॉडी के लिए सही नहीं है, वोमिट उनको करना है, तो वहाँ पे ग्रास को यूज करेंगे। डॉग के द्वारा भी ग्रास को यूज किया जाता है वोमिट करने के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे ओरानगुतान नाम का जो एप स्पीसीज है उसका देखिए कि जो खुद का सेल्फ मेडिकेट का जो उनका एक प्रैक्टिस होता है कि कैसे वो यहाँ पे जो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट है उनको यूज करते हैं। कभी लीव्स को वो लगाएंगे, कभी उनके द्वारा अपना जो बॉडी का ही जो आप देखिए कि जो लार है वो उनके द्वारा यूज की जाती है, जो डॉग्स भी यूज करते हैं, स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा। तो जो फार्माकोलॉजी के नाम से इसको जाना करते हैं, ये टर्म है जो मेंशन करता है कि हमारा जो एनिमल किंगडम है उसके जो लोग हैं वो किस तरीके से सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ मेडिकेट हैं, वो किया करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ किसके बारे में है, नेक्स्ट न्यूज़ है सिक्किम के बारे में कि वहाँ पे ये इंसिडेंट है वो क्यों हुआ है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार आप देखिए कि कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट, जो इंडियन प्लेट है उसके द्वारा यूरेशियन प्लेट को पुश किया जाता है। सिक्किम का जो लोकेशन है वो इस जगह पे ऊपर में है कि जहाँ पे आप देखिए कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का जो सबमर्जेंस है, जो वहाँ पे पुशिंग सिचुएशन है, जो कि एक सिस्मिक एक्टिव जोन है। सिस्मिक एक्टिव जोन होने के साथ में तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ पे किसी तरीके से डिजास्टर है वो होने के चांसेज हुआ करते हैं। फर्स्ट तो ये पॉइंट है सिक्किम का जो लोकेशन है। सेकंड, आप देखिए कि टनल का जो डिजास्टर है वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मिथेन है उसका प्रेजेंस था रॉक के अंदर में, और वो रॉक से वहाँ पे जो आप देखिए कि उसका वहाँ पे जो रिलीज है वो हुआ, और सडनली रिलीज हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ से डिस्प्लेस होता है, वर्कर्स का जो डेथ है वो हुआ था। और जो हिमालयन जो यहाँ पे बेल्ट का एरिया है जहाँ पे आप देखिए कि जो मिथेन डिपॉजिट हैं वो इजीली वे के अंदर में फाइंड जो हुआ करता है, जो एक्टिव वे के अंदर में है। ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो एंशियंट वे के अंदर में वहाँ पे डिकम्पोज हैं वो हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मिथेन का जो एक्सपोजन है, जो मिथेन जो है वो वहाँ पे रिलीज है वो हुआ है। तो ये बेसिक हमने देखा, रीजन्स हमने देखा, प्लेट का भी है, और कैसे वहाँ पे जो एंशियंट डिपॉजिट्स हैं, जब हमारे यहाँ पे जो अर्थ है वो एक 2 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, वो जो सी एरिया होते थे, सी है वो एग्जिस्ट किया करता था उस समय का है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया का ये न्यूज़ है वो क्या है, वो यही है कि यूएस के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो एंडोर्स करेंगे सऊदी के वहाँ पे। अब अभी आप देखिए कि सऊदी के वहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है सऊदी को। बट क्या करना है सऊदी को, अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं वो इजराइल के साथ में अपना जो रिलेशन है, जो नॉर्मल रिलेशन है उसको सेटअप करें, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स को कैरी आउट करें। अब आप देखिए कि इजराइल के साथ में कुछ कंट्रीज ने तो किया है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, I2U2 का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, फिर बहरीन है, और भी आप देखिए कि कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना जो रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज किया है इजराइल के साथ में पिछले कुछ समय से।
2020 में यूएस के प्रेसिडेंट ने अब्राहम अकॉर्ड को प्रपोज किया था और उसी को यहाँ पे कंडीशन के रूप से करना है सऊदी पहले, उसके बाद में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम का अब कंसर्न क्या है, इजराइल भी कंसर्न करता है, यूएस के भी कुछ लॉ मेकर हैं वो इसको कंसर्न को क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से एक न्यूक्लियर रेस क्रिएट हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन को वो डेवलप कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट का मानना है कि पहले वो कंडीशन डेवलप होगा, पहले वो कंडीशन फुलफिल होगा, उसी के बाद में वो इस एरिया को जो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको प्रमोट करेंगे। तो ये बेसिक उसी के बारे में था। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी 2-3 टाइम्स रिवाइज कर चुके हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर ही। फिर आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो चाइना के बारे में है। चाइना के वहाँ पे जो टाइफून है उसका कंडीशन होगा, नेम क्या है, नोउल उसका जो नाम है वो रखा गया है। अब आप देखिए कि ये जो सदर्न का जो पार्ट है, हांगकांग का जो पार्ट है, उस एरिया के अंदर में लैंडफॉल हो सकता है। तो वहाँ पे 3 लाख के आसपास जो पर्सन है उनको इवैक्यूएट है वो किया गया है। तो ये चाइना के वहाँ पे इवैक्यूएट किया गया। 2 ईयर बैक आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है गुजरात के अंदर में एक साइक्लोनिक कंडीशन हुआ था और उस साइक्लोनिक कंडीशन में हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारा फोरकास्टिंग है, उसको भी वो शो किया था कि कैसे हम एक भी वहाँ पे जो लाइफ है उसका लॉस नहीं हुआ था, कैसे सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो है स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में कि वहाँ पे वोटिंग हुआ है जनरल असेंबली में। अब ये वोटिंग किसका हुआ है, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट जो हुआ करते हैं, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। अब ये जो हाई कमिश्नर हैं, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, उनको फिर से यहाँ पे जो नए टर्म के लिए इलेक्ट है वो किया गया है। कुछ कंट्रीज इनके इलेक्शन को अपोज किए थे, यूएसए है, रसिया है, इजराइल है, बट उनको इलेक्ट कर लिया गया है इस ऑफिस के लिए, जो कि 4 ईयर के लिए फिर से उनका टेन्योर है वो रहेगा। तो नया उनका रिन्यूअल यहाँ पे हुआ है। अब ये आप देखिए कि ऑफिस आपको पता होना चाहिए कि 1993 के समय में इसको सेटअप किया था। यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट, उसके थ्रू ये आया करता है ये ऑफिस। और जिनेवा और न्यूयॉर्क के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो एग्जिस्ट करता है, जिनेवा और न्यूयॉर्क के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वेनेजुला के बारे में है कि वेनेजुला ने कहा है यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कि जो कि रोम ट्रीटी के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आता है, एक ट्रीटी है या रोम, जो ट्रीटी का नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, अभी मुझे याद नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जब एग्जिस्टेंस में आया था तो उसका ट्रीटी है वो कौन सा था, शायद वो रोम स्टैट्यूट था जिसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था। और हेग के यहाँ पे ये पीस प्लेस के अंदर में ही ये एग्जिस्ट करता है। तो क्रिमिनल कोर्ट जो जिसको बायस बताया है वेनेजुला ने कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं, जो ऐसे कंट्री हैं जो कभी कॉलोनी रहे थे ग्लोबल साउथ के अंदर में वो सिचुएटेड हैं, उन कंट्रीज़ को लार्जर वे में यहाँ पे टारगेट किया जाता है। तो ये तो आप देखिए किसकी इस इंस्टीट्यूशन के क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट रेज हुआ करता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया जाता है लार्जर वे के अंदर में। इंडिया इसका पार्ट है वो नहीं है। रोमानिया ने फिर से आप देखिए कि एक ड्रोन है जो कि यूक्रेन के साथ में उनका बॉर्डर शेयर होता है, उस एरिया के अंदर में एक ड्रोन है, उसको यहाँ पे सूट है वो किया गया है। डैन्यूब का डेल्टा का जो रीजन है यूक्रेन बॉर्डर के साथ में, वहाँ पे ये उन्होंने किया है। और जब से रसिया और यूक्रेन का ये वॉर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम आप देखिए कि अभी रिसेंटली ही कल का ही जो डे था उसमें हम रीड किए थे, फर्स्ट ड्रोन को वहाँ पे गिराया गया था और अब सेकेंड ड्रोन को गिराया गया है जो उनके टेरिटरी के अंदर में एंटर सिचुएशन में था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आप देखिए कि हौतीज़ ने सऊदी अरेबिया को चैलेंज किया है। सऊदी अरेबिया के स्पेशली जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, येनबू पोर्ट है, अब जब उन्होंने चैलेंज किया यानबू पोर्ट के वहाँ पे, जिजान पोर्ट के वहाँ पे, तो सऊदी ने भी आप देखिए कि मिसाइल्स हैं वो फायर किए हैं। सऊदी ने भी मिसाइल्स हैं वो फायर किए हैं किसके ऊपर में, हौतीज़ के ऊपर में। हौतीज़ का जो बेसिकली यमन का जो रेड सी के अंदर में एक पोर्ट आया करता है, होदीदो पोर्ट है, उस पोर्ट के अंदर में ये यहाँ पे उनके द्वारा टारगेट है वो किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो वाइल्ड फायर के बारे में है। आप देखिए कि जो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वाइल्ड फायर का सिचुएशन है। स्पेन के अंदर में हम रीड कर चुके हैं, फ्रांस के अंदर में हम रीड कर चुके हैं, और इस तरीके से उनका एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है। अभी वहाँ पे टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हुआ था। और कुछ दिनों पहले जापान में भी आप देखिए कि जो हीट वेव कंडीशन है वो इम्पैक्ट बताया गया था।
तो ये क्लाइमेट चेंज ही है, उसकी वजह से इस तरीके से इम्पैक्ट्स आने लगे हैं। धीरे धीरे हाँ सभी कंट्रीज़ को यूनाइट होते हुए इस ग्लोबल कंसर्न को डील करना चाहिए। यूएस के वहाँ पे सीनेट के अंदर में, यूएस का जो अपर हाउस होता है सीनेट, वहाँ पे एक बिल प्रपोज हुआ है कि जो ये H1B वीज़ा हुआ करता है, जो नॉन एमिग्रेंट जो पर्सन है जिनको कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लाया जाता है और उनको उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी देते हुए जिनके पास में हाई स्किल होते हैं, स्पेशली यूएस का जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, जो टेक कंपनीज हैं, वो H1B वीज़ा का लार्जर बेनिफिशरी हैं। और इंडियन पर्सन है जो लार्जर वे के अंदर में गए हैं क्योंकि उनके पास में स्किल्स है, उनका अवेलेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो जो फ़ी है उसको इंक्रीज करने के लिए कहा गया, 3 ईयर का पोज दिया जाए, कोई नए वीज़ा है उनको इशू है वो नहीं किया जाए H1B के थ्रू। और जो फ़ी है उसको भी आप देखिए कि 100 के जो 100,000 मीन्स 1 लाख जो डॉलर है उसका यहाँ पे मेंशन है। तो ये यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसी तरीके से प्रपोज किया था, फिर वो कोर्ट के वहाँ पे आया था, कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन है वो दिया था। अब एक सीनेट के अंदर में फिर से बिल है वो आया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो आप देखिए कि संडे का जो द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ करता है उसमें फ़ोटो को शो किया जाता है और फोटो के अंदर में कोई कंडीशन को बताया जाए, कोई प्रैक्टिस को बताया जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो जो फ्लड का जो सिचुएशन वहाँ पे हुआ है, ओवर आप देखिए कि जो रेनफॉल की वजह से जो वहाँ पे लाइफ को इम्पैक्ट हुआ है, और झेलम रिवर है उसको वो ओवरफ्लो का सिचुएशन में है। एक स्मॉलर रिवर भी है जो झेलम का ही पार्ट के रूप से एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है लिडेर, नाम से ये नदी है। लिडेर नदी है जो कि आप देखिए कि शेषनाग लेक है वहाँ से ओरिजिनेट किया करती है, शेषनाग लेक से ओरिजिनेट करती है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो जम्मू कश्मीर का वाटर कंडीशन को भी बताता है, क्रॉप का डैमेज हुआ है, एप्पल का जो क्रॉप है उसको भी इम्पैक्ट हुआ है, उसको भी ये मेंशन करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। स्टूडेंट्स होमवर्क में पार्टिसिपेट किया कीजिए जिससे आप बेटर वे में रिवाइज हैं वो कर सको। हमारा जो न्यूज़पेपर को डिस्कस करने का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, जो फैक्चुअल रिवीजन है, एग्ज़ाम पर्पज़ का जो रिवीजन है। तो थैंक यू वेरी मच।